नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साव। तो सुबह 8 बजे से लगातार काउंटिंग चल रही है। 542 सीटों पर हालांकि 543 सीटें, लेकिन एक सीट सूरत जहां पर बीजेपी ने पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर ली थी, इसलिए आज 542 सीटों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है। और जो अभी ताजा रुझान हमारे पास है, 295 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है, तो इंडिया गठबंधन 229 सीटों पर आगे और अदर्स 19 सीटों पर आगे। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है बीजेपी को, वहां पर जो गठबंधन है लग रहा है कि काम कर रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, गांधीनगर में अमित शाह 5 लाख वोटों से आगे, तो अच्छी खासी बढ़त है। 12 बजे तक उन्होंने बना ली अमित शाह ने। इंदौर में नोटा 1 लाख पार, तो यह भी एक बड़ी खबर है। जिस तरह से इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से नोटा को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। अब 1 लाख से ज्यादा मत नोटा में पड़े हैं। तो गांधीनगर में अमित शाह 5 लाख वोटों से आगे, पीएम मोदी 71,000 वोटों से आगे। शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे थे, 6,000 फिर 11,000 वोटों से पीछे थे, लेकिन अब लगातार उनकी बढ़त भी बढ़ती जा रही है। अनुराग ठाकुर 1,40,000 वोटों से आगे। लगातार सुबह से ही मतगणना चल रही है और अलग अलग जगहों के रुझान भी सामने आ रहे हैं, जहां लगातार एनडीए गठबंधन 400 पार के आंकड़ों की बात कर रहा था, लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो काफी अलग नजर आया। और आपको टैली भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, लगातार ये टैली भी बदलती हुई नजर आ रही है। पूरी साइड में आपको अलग अलग टैली दिखा रहे हैं और इसके साथ ही जो गठबंधन है उनका ब्रेकअप भी लगातार हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर भी हम दिखा रहे हैं गरिमा, यहाँ पर हैदराबाद से यहाँ पे वाकई बड़ी खबर है, क्योंकि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पीछे है तो माधवी लता आगे है। ये गढ़ माना जाता है ओवैसी का, लेकिन यहाँ पर माधवी लता आगे है। तो इंदौर में नोटा 1 लाख पार है। अनुराग ठाकुर 1,40,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं यहाँ पर, और वीडी शर्मा 2,50,000 वोटों से आगे हैं। तो गरिमा देखिए, जिस तरह से खजुराहो की बात कर ले तो वहां पर जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनका नामांकन वहां पर रद्द हो गया था, तो एक तरफा माना जा रहा था, वैसे ही दिखाई भी दे रहा है 2,50,000 वोटों से यहाँ पर वीडी शर्मा आगे हैं। तो जिस तरह से अब लगातार टैली भी बदल रही है और हम देख रहे हैं, माधुरी लता का आप जिक्र कर रहे थे हैदराबाद में जहां वो आगे चल रही है। सुबह जब रुझान जब सामने आ रहे थे, शुरुआती रुझान, उसी वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि अब ओवैसी का ये गढ़ नहीं रह जाएगा, बीजेपी बड़ी जीत दर्ज कराएगी। और इसी तरह से अभी हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां माधुरी लता आगे चल रही है और ओवैसी पीछे। अनुराग ठाकुर 1.4 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए लगातार हमारी चर्चा भी जारी है। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता आरपी विजय जी, कांग्रेस प्रवक्ता अनुभव चरण शुक्ल जी, आप प्रवक्ता मीनाक्षी तोमर जी, वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी। आरपी विजय जी, देखिए मुझे लगता है उम्मीद से बहुत ज्यादा सीटें आपकी यहाँ पर पीछे हैं। कहाँ आप लोग ने 400 का पार का आंकड़ा आपने नारा दिया था, इस बार आप लोग 300 पार भी नहीं हो पा रहे, और इस बार मुझे लगता है बड़ा डेंट लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी खुद अपने दम पर जो 2014 में 2019 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा था, जादुई आंकड़ा 272 पार कर पाई थी, इस बार वो बड़ा मुश्किल लग रहा है आप लोग के लिए। लग जाएगा। आरपी विजय जी, आवाज आ रही मेरी आपको? आरपी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अनुभव चरण शुक्ल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुभव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। देखिए गरिमा, लगातार जैसे हमारी आवाज पहुंचेगी उनसे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन देखिए वहां पर जिस तरह की बात करें, 400 पार का आंकड़ा तो दे दिया था यहां पर बीजेपी ने, लेकिन इस बार 300 पार भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसा लग रहा है शायद बीजेपी इस बार ओवर कॉन्फिडेंट थी, या फिर उनके समर्थक थे, या फिर जो उनको वोट डालते थे वो घर में बैठे थे। क्योंकि इस बार वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें, 2014 में 66% था, 2019 में 67% था, और इस बार 2024 में 65% था। तकरीबन 1.5% इस बार वोटिंग प्रतिशत गिरा है। अब इसमें कितना नुकसान होगा जब फाइनल रिजल्ट आएंगे उस पर आकलन करना पड़ेगा, लेकिन इस बार अच्छा खासा नुकसान हो रहा है एनडीए गठबंधन को। जी, जिस तरह से भागीरथ आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आपने आंकड़ों का जिक्र किया, तो 400 पार के जब नारे लगातार दिए जा रहे थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 400 पार का ये नारा नहीं है, ये हकीकत है, जनता ने तय किया है कि हम 400 पार करेंगे। लेकिन जब सुबह के जब शुरुआती रुझान थे तो देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुरुआती रुझान में पीछे थे। तो यानी जो विपक्षी दलों की जो तमाम तैयारी थी इंडिया गठबंधन को लेकर के, तमाम बड़ी बड़ी बातें भी एनडीए की तरफ से की जाती थी, तमाम बड़ी बयान भी दिए जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखा जा रहा था। और अब इस सबके बीच लगातार देखा जा रहा है कि ये जो टैली है वो आंकड़े भी बदलते हुए नजर आए और कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है। बिल्कुल, वाकई सीधे रुख करेंगे वाराणसी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतिमा सिंह। अंतिमा, वाराणसी में अभी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त जो स्थिति तकरीबन 65,000 से ज्यादा आगे वो वोटों से चल रहे हैं, और क्या कुछ खबर वहां से सामने आ रही, कितने राउंड का वहां पर जो मतगणना हो चुकी है और कितने राउंड की मतगणना अभी वहां पर बाकी है? तो वाराणसी में लगभग 78,000 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं और लगभग 7 राउंड का मतगणना हो चुका है। और आपको बता दें कि अभी लंबा भी समय बाकी है जो है कि मतगणना होने में, और शाम तक ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार कितने वोटों से वो जीत पाते हैं और या हार पाते हैं। फिलहाल अभी का माहौल यहाँ पर जो है कि शांत है। अंदर जो है काउंटिंग जारी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है कि कई वोटों से, कई हजार वोटों से लगातार आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि अभी दोपहर से पहले जो है कि प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, 11,000 वोटों से आगे चल रहे थे। जस्ट उसके बाद से ही लगातार प्रधानमंत्री अब वोटों से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त 78,000 का जो है कि आंकड़ा वो पार कर चुके हैं। तो वाराणसी के माहौल इस वक्त ऐसे ही गर्मा गर्मी में है और बीजेपी पार्टी के जो नेताएं हैं आपके पास इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ बीजेपी प्रत्याशी 45,000 वोटों से पीछे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिनेश लाल यादव, जिनको निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है, वो 45,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अब देखिए, जो दिनेश लाल निरहुआ है, पहले भी ये अखिलेश यादव से हार गए थे, लेकिन जब उपचुनाव हुआ था उस उपचुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब फिर से जब बीजेपी ने टिकट दिया तो वो 45,000 वोटों से अभी यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी तकरीबन 12:07 हुए हैं, अभी और बहुत सारे राउंड की काउंटिंग बाकी देखना होगा। लेकिन ये आंकड़ा भी ठीक ठाक आंकड़ा है। ऐसा लगता है कि शायद बदलता हुआ यहाँ पर मुश्किल होगा कि ये आंकड़े में कुछ तब्दीली दिखाई देगी और जो बीजेपी है अब यहाँ पर बढ़त बना पाएगी, क्योंकि तकरीबन इस वक्त 12:07 हो चुके हैं। तो लगातार जिस तरह से अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, दिनेश लाल यादव जो कि अभिनेता है, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार है, और इनके पक्ष में तमाम जो स्टार्स है वो भी पहुंचे थे प्रचार प्रसार के लिए। और पिछली बार आजमगढ़ में इन्होंने बड़ी जीत दर्ज कराई थी। बीजेपी ने भरोसा दिखाया था और एक बार फिर से अपना कैंडिडेट रिपीट किया बीजेपी ने। और इस तरह की चीजें अब देखी जा रही है। 45,000 वोट से पीछे, और वाराणसी से लगातार हमारी सहयोगी अंतिमा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंतिमा, जिस तरह से आप जिक्र कर रही है कि काशी में लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़त मिल रही है, आम जो काशी की जनता है उन्होंने भरोसा दिखाया, लेकिन जिस तरह से विकास की बात काशी में कही जाती है वो विकास काशी में हमने नहीं देखा। क्योंकि पिछली बार जब कहा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हम जापान की राजधानी की तरह हम काशी का निर्माण करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन हालांकि विकास हुआ काशी में, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जिसकी उम्मीद जनता ने जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से सांसद चुना था उस वक्त किया था। लेकिन अब एक बार फिर से पीएम मोदी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। हाँ जी, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को क्योटो बनाने की बात कर रहे थे, किए थे, और काशी की जनता को कहे थे कि काशी को क्योटो बना देंगे, कहीं ना कहीं वह अपनी बातों में पूरी तरीके से खड़े उतरते नहीं नजर आए। क्योंकि विकास तो वैसे हुआ है बट बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ। विकास के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि काशी की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। यहाँ पे लोगों में बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। इन मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमेशा ये सवाल करते आए जनता की भाई की ये महंगाई बेरोजगारी पे कब काम जो है कि होगा, कब लगाम लगेगा। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद इस बार के बाद ये जो सरकार आएगी कि महंगाई बेरोजगारी पे लगाम लगा पाएगी या नहीं। अब विकास की बात की जाए तो विकास तो उस हद तक नहीं हुई है। फिलहाल अभी विकास की जो है कि जो रफ्तार है वो धीरे धीरे चल रही है। अब देखना होगा कि अब इस इलेक्शन में ही साफ समझ में आ जाएगा कि जनता के लिए जितना वादा किए थे उतना खड़े उतर पाए हैं या नहीं उतर पाए हैं। फिलहाल अभी का यहाँ पे काउंटिंग लगातार जारी है। थोड़ी देर बाद ये पता चल जाएगा कि काशी में कौन जो है कि आगे निकलता है, कौन यहाँ से। बिल्कुल, हालांकि अभी अगर बात कर ले वाराणसी में 78,000 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे और उनकी बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। अंतिम आप बने रहेगा हमारे साथ। अब सीधे रुक करेंगे मथुरा का, हमारे साथ जुड़े वहां से खन्ना से हमारे संवाददाता। खन्ना, अगर मथुरा की बात करें, क्या कुछ स्थिति इस वक्त है, क्या कुछ ताजा रुझान वहां से सामने आ रहे हैं?
तो मथुरा में अगर बात करें मतगणना को लेकर, तो मथुरा में इस समय करीब 23 राउंडों की मतगणना हो चुकी है, जिसमें हेमा मालिनी 1,36,000 वोटों से करीब आगे चल रही है। उनके प्रतिद्वंदी है जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, वो 1,36,000 से पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर बात करें, बिल्कुल एक फिर से दोबारा मौका दिया था इस बार यहां से हेमा मालिनी को, और मुझे लग रहा है शायद बीजेपी का ये जो एक डिसीजन था वो यहां पर वाकई सच साबित हो रहा है। लेकिन अगर बाकी हम दूसरे और क्षेत्रों की बात कर ले, वो कमाल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें हैं, यहां पर बीजेपी की कम हो रही है, एनडीए गठबंधन की कम हो रही है। इसकी क्या वजह आप देख पा रहे हैं? अगर मथुरा में अच्छा यहां पर बीजेपी यहां पर परफॉर्म कर रही है, तो बाकी जो दूसरे क्षेत्र हैं, जो बाकी दूसरे लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर क्या कमी रह गई जो जनता कन्विंस नहीं हो पाई और वहां पर नुकसान हो रहा है बीजेपी को, एनडीए को? बता दूं कि मथुरा में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जो हेमा मालिनी की तीसरी बार जो चुनाव लड़ रही है और तीसरी बार जो हैट्रिक बनाने जा रही है, और जिसको लेकर हेमा मालिनी ने वृंदावन आकर लिया और बांके बिहारी के दर्शन भी किए हैं। कई जगह चुनाव जब मतदान हुए थे, कई जगह हेमा का विरोध भी हुआ था, लेकिन विरोध के बावजूद भी ये देखा जा रहा है वो हैट्रिक बनाने जा रही है। जितनी उम्मीद लोगों को नहीं थी, उस उम्मीद से ज्यादा वो वोटों से जीतने जा रही है। ठीक है, लेकिन ना जिस तरह से हम देखें दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में वो जादू दिखाई नहीं दिया, लेकिन मथुरा में वो जादू दिखाई दे रहा है। क्या ये मान के चलें कि जिस तरह से आपने कहा हेमा मालिनी को लेकर यहाँ पे कई जगह विरोध भी देखने को मिला, तो वो विरोध सीमित था लेकिन समर्थन ज्यादा था? जी मैं आपको बता दूं कि विरोध जो वोटर थे उन्होंने विरोध किया था, केवल विरोध को ज्यादा नहीं था, विरोध इतना था कि जो जनता की मांगे थी, जनता की मांग ये थी कि वोट बीजेपी को देंगे, लेकिन वो प्रत्याशी को लेकर बात कर रहे थे। 2 बार हेमा मालिनी यहाँ से पहले सांसद हो चुकी थी, अब की बार वो चाहते को लोकल प्रत्याशी को यहाँ से उतारा जाए। जिस तरह से ये बात कही जा रही थी कन्ना कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये सारी बातें हमने लगातार देखी। अयोध्या में विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, काशी में भी विशाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ, और फिर मथुरा में भी हमने देखा कि एएसआई सर्वे शुरू हो चुका है। यानी कि पूरा फोकस जिस तरह से बीजेपी का, ये बात भी लगातार विपक्षी दलों की तरफ से कही गई है कि ये धर्म के नाम पर वोटों का तुष्टीकरण करते हैं, धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करते हैं, और हमने इसी तरह की तस्वीरें भी लगातार देखी। और मथुरा में पूरा फोकस, यानी कि जो धर्म के आधार पर वोट देने वाली जनता है मथुरा में, वो बहुत ज्यादा है। और पिछली बार की तुलना में इस बार भी लगातार जो हेमा मालिनी है बीजेपी के प्रत्याशी, वो ये बात कह रही थी कि पिछली बार की तुलना में इस बार हम और भी बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। तो धर्म के नाम पर हालांकि कई सारे जो लोग हैं मथुरा के, उन लोगों में नाराजगी भी देखी गई, क्योंकि जो जमीन है वहां की वो भी लोगों से छीनी जा रही है, ऐसा और फिर जगह जगह हमने काले बोर्ड्स भी देखे थे मथुरा की गलियों में। तो इन सभी चीजों का क्या, कितना असर, ग्राउंड जीरो पर आप लगातार मौजूद रहते हैं, कितना असर देखने को मिला है? बिल्कुल, आप सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने इस मतगणना के बीच में वहां का जायजा लिया। सीधे लेके चलते हैं आपको दिल्ली मुख्यालय में हम मौजूद हैं, जहां पूरी तरह से जश्न का माहौल है। एग्जिट पोल और शुरुआती जो नतीजे और आंकड़े आ रहे हैं इस वक्त, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कांग्रेस मुख्यालय में लगातार भीड़ बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश है। इस वक्त आरफा हमारे साथ है। आरफा, क्या कहेंगी? एक बड़ा उत्साह और जोश आप लोगों में नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं की भीड़। गैदरिंग 2014-2019 में ऐसी नहीं थी जो आज नजर आ रही है। देखिए, सभी आप यहाँ पर कार्यकर्ताओं को देखिए, और मैं कहती हूँ देश का हर वर्ग आज जो टीवी स्क्रीन देख रहा होगा वो खुशी से झूम रहा होगा। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अभी तो शुरुआती रुझान है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है ये जीत भी जाए, एनडीए जीत जाए और इंडिया अलायंस की सरकार शायद से ना बने, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि, और ये ऐसा कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो जिसकी सरकार आती है तो जाहिर है तो उसी की सरकार देश के अंदर भी बनती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और आप आंकड़े देख करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चौंकाने वाले आंकड़े आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन आज देश की जनता ने मन बना लिया था, क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से देश का हर वर्ग त्रस्त है, चाहे महिलाओं की बात करें, हम नौजवानों की बात करें, आज हम जिस भी वर्ग की बात करें, आज वो हर वर्ग त्रस्त है। आज अगर हम बात करें नौकरियों की बात, अगर नौजवान करता था तो उसको क्या लाठियों डंडों से पीटा जाता था। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा हर साल मोदी जी ने किया था, लेकिन आज देखिए आज तो कांग्रेस का जो यूथ है, आप लोग महिला कार्यकर्ता है, और जो
माइनॉरिटी से कार्यकर्ता है वो तो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और कह रहा था, रुझान कुछ और कह रहे हैं। देखिए 400 पार का नारा खोखला नजर आया। 400 पार का नारे का वादा किया था मोदी जी ने, ये भी उसी तरीके से जैसे बाकी जुमले निकले वैसे 400 पार का नारा भी जुमला निकला। और देखिए सारे यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं सभी उत्साहित हैं, सभी उम्मीद कर रहे हैं बदलाव को। देश की जनता ने वोट किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे इनके चेहरों पर मुस्कुराहट, हम सभी के चेहरों पर जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं ये शाम तक इसी तरीके से बरकरार रहे। देखिए रुझान तो कभी इधर कभी उधर। हमें 138 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी देखिए बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत सारी सत्ता में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कुर्सी की लड़ाई नहीं है, सत्ता में रहेंगे तब भी देश के लिए काम करेंगे, सत्ता से बाहर रहेंगे तब भी देश के लिए काम करेंगे। ये कांग्रेस के जो इस वक्त आंकड़े आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद नहीं थी कि ये आंकड़े होंगे। एग्जिट पोल कुछ और कह रहा था और आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। फिलहाल ये शुरुआती रुझान और आंकड़े हैं, इंतजार करना होगा देर रात तक, देर शाम तक कि ये क्या इसी तरह बरकरार रहते हैं, इसमें तब्दीलियां होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सादिक के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सीनियर तो लगातार हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली आपने देखी है, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, दिल्ली में मंत्री भी रहे हैं, दिल्ली में आप बहुत नजदीक से दिल्ली को आपने भापा है। आज दिल्ली की सातों सीटों का इंडिया गठबंधन और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान में बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, हालांकि कुछ जगह पर कांग्रेस ने भी शुरुआत में बढ़त बनाई थी। इस ऊपर नीचे की लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात है संगठन की। संगठन यदि जिस भी पार्टी का मजबूत होगा वो पार्टी बाजी मार ले जाएगी। और अब जो परिणाम आ रहे हैं उससे लगता है कि भाजपा का संगठन अच्छा है। आप मानते हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के संगठन में वो मजबूती नहीं थी? संगठन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, और यदि हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसमें सुधार भी नहीं हो सकता है। शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों को आप कैसे देख रहे हैं? फिलहाल रुझानों के मुताबिक तो बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हाँ, देखिए, शुरू में जो रुझान आ रहे थे उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही थी, अब वो कांटे की टक्कर बन गई है। लेकिन 50% भी अभी मतगणना हुई नहीं है, हो सकता है ये भी पलट जाए। क्या लग रहा है कि क्या आसानी से इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा या एनडीए ही इस बार फिर सत्ता में आएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन सरकार बना ले तो अच्छा है देश के लिए, और यदि रिपीट हुआ वैसे ही तो फिर भगवान जाने देश का क्या होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। साफ कहना है कि अगर एनडीए रिपीट होता है तो भगवान इस देश को बचाए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि मेरठ से प्रत्याशी बीजेपी के अरुण गोविल ने क्या कुछ कहा है इस चुनाव को लेकर के, इस मतगणना को लेकर के। सुनिए। अब की बार 400 पार पूर्ण रूप से ध्वस्त होने वाला है और उसका नतीजा आपके सामने आप देख रहे हैं कि समूचे देश भर में इंडिया गठबंधन लीड में है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का पूर्ण विश्वास, प्यार इस बार इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है और हमें मजबूत सरकार देश में बनानी। अब की बार 400। तो अब लगातार हम देख रहे हैं कि टैली भी बदल रही है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ 76,930 वोटों से पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 10 सीटों पर आगे। और आपको आंकड़े भी बता रहे हैं कि जो टैली है वो भी लगातार बदल रही है। एनडीए 295 सीटों पर बढ़त, इंडिया को 228 सीटें, अदर को 20 सीटें। तो ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बदल रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं मथुरा से, जहां पर हेमा मालिनी पहुंची राधा रमन लाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हेमा मालिनी, क्योंकि यहां पर तकरीबन 1.5 लाख वोटों से आगे है वो, और यहां पर हेमा मालिनी पहुंची राधा रमन लाल जू। लोकसभा नतीजों से पहले पूर्व राधा रमन की शरण में पहुंची। मथुरा लोकसभा सीट से तीसरी बार लड़ रही है चुनाव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12:19 हुए हैं। यहां से इस सीट से हेमा मालिनी मथुरा से तकरीबन 1.5 लाख मतों से आगे चल रही है। तीसरी बार विजय का पताका यहां से फहराने वाली है बीजेपी की प्रत्याशी है हेमा मालिनी। हालांकि अगर बाकी जगहों की बात कर लें तो प्रदेश में बाकी जगह यहां पर
बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी यहां पर एनडीए गठबंधन की बात करें उत्तर प्रदेश में तो तकरीबन 64 सीटें थी, लेकिन इस बार सिर्फ 36 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर आगे चल रही है। तो कुछ सीटों पर तो बीजेपी बेहतर कर रही है, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इसलिए अभी भी जो आंकड़ा था 400 पार का, वो तो छोड़िए, 300 पार का आंकड़ा भी यहां पर अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो लगातार ये आंकड़े बदल रहे हैं और हेमा मालिनी राधा रमन लालजू मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है और इसके साथ ही तमाम नेताओं के बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश में जहां पर राजगढ़ में 2 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम मैच नहीं हुए, ऐसा दिग्विजय सिंह ने कहा। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग नेताओं के तमाम बयान और ये जो आंकड़े हैं जो आपको टैली दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो लगातार बदल रही है। और इस सब के बीच आपको सुनाते हैं कि हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा है। मैं राधा रमन जी के मंदिर में दर्शन करके मैं अभिषेक जी के घर में हूँ और इस वक्त बहुत अच्छा सा एक माहौल है यहाँ पर और मुझे खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी जीत हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि पूरा देश का भी जीत हो जाए, हमारी तरफ से हमारी पार्टी की जीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उनसे प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। मैं राधा रमन जी के मंदिर पहुंचे, आशीर्वाद लिया और अपनी खुशी का इजहार भी किया, क्योंकि तीसरी बार यहां से हेमा मालिनी जीतने वाली, क्योंकि जीत का जो मार्जिन है यहां पर अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि 1.5 लाख वोटों से अभी आगे चल रही हैं और ये कितना आगे बढ़ेगा देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं चर्चा के लिए, उनका मैं आपसे तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ ही बीजेपी प्रवक्ता आरपी विजय जी और वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी। आरपी विजय जी, देखिए, जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे आप लोग की तरफ से, 400 पार, बीजेपी अकेले दम पर 370, 300 पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे टैली 295 में पहुंच पा रहे हैं और तकरीबन 12:21 हो चुका है। वॉइस नहीं आ रहा। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। आवाज अचानक कम हो गई। आरपी जी, लेकिन आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखिए। नहीं, अभी आपने सवाल किनसे किया? जी आरपी विजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी तो आ रही है, जी आरपी विजय जी, देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आप लोग की तरफ से दावे किए जा रहे थे, वो दावे इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ हवाई थे, जमीनी हकीकत आप समझ नहीं पाए थे। देखो, मैं आपको बताऊं कि अभी आपने देखा होगा कि एक बार हम अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले हम 280 के आसपास आ गए थे, के आसपास आ गए हैं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एज वेल एज एनडीए इज गोइंग टू क्रॉस मोर देन 353 सीट्स। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। आने वाला टाइम आप 2 घंटे और वेट कीजिएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हमारी स्पीड चल रही है, ये थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि हेमा मालिनी जी की जो बढ़त थी वो सिर्फ 17,000 की थी, कभी वो बढ़ के 1.5 लाख। आने वाले टाइम में मेरे को ये लगता है कि हम हमारी जो स्थिति है, जो अभी आप बता रहे हैं 297 के आसपास, ये बढ़कर के डेफिनेटली 353 को पार करेगी, पिछली बार एनडीए की थी। 400 की तो बात मैं नहीं कर सकता, बट ये लग रहा है कि हम डेफिनेटली हमारी पहले की जो स्थिति थी इंडिया की और एनडीए की, वो इंडिया से हम एक्चुअली बहुत ज्यादा आगे रहेंगे। आपको दो रही थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, 2 घंटे, क्योंकि हफ्ते पे हिसाब से मैं मार्जिन देख रहा हूँ, मार्जिन काफी चेंज हो रहा है। आप जिस तरह से मार्जिन की बात कर रहे हैं आरपी विजय जी, आप जिस तरह से मार्जिन की बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी और इस सब के बीच आपको बड़ी खबर भी सुनाएंगे जो कि बीजेपी के लिए दुखद होगी। स्मृति ईरानी 50,000 वोटों से पीछे चल रही है, तो अमेठी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, केंद्र में मंत्री है स्मृति ईरानी। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हराया था और अब इस बार 2024 में 50,000 वोटों से पीछे। वहीं काशी में पीएम मोदी 75,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, रायबरेली वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लगातार जो आंकड़े हैं वो बदलते जा रहे हैं। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे। तो इलेक्शन में लगातार मतगणना चल रही है और अब काउंटिंग में भी स्थितियां बदलती नजर आ रही है। स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से प्रत्याशी है बीजेपी के और बड़ी जीत के दावे कर रही थी, तमाम जो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे उनके सीट पर पहुंच रहे थे, विशाल जनसभाएं की जा रही थी, लेकिन अमेठी की जो जनता है वो उसमें भी नाराजगी देखी गई कि अमेठी की जनता बार बार ये बात कह रही थी कि स्मृति ईरानी बस चुनाव के वक्त दौरे करती है और चुनाव खत्म होने के बाद वो यहाँ नहीं पहुंचती है। और जो नाराजगी है भागीरथ, वो भी देखा गया है स्मृति ईरानी को लेकर के, वो अब साफ तौर पर नजर आ रहा है मतगणना के वक्त। बिल्कुल गरिमा, देखिए वाकई यहाँ पर, क्योंकि 2014 में स्मृति ईरानी यहाँ से लड़ी थी, हार गई थी, 2019 में फिर लड़ी और राहुल गांधी को यहाँ से हरा दिया था। लेकिन कुमार राकेश जी,
आप क्या इसकी वजह देख पा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही ये तय हुआ था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी के लिए बड़ा आसान होगा। लेकिन आसान तो यहां दिख नहीं रहा, बल्कि उल्टा यहां पर नुकसान हो रहा है। स्मृति ईरानी 50,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। नहीं, अभी जो अमेठी का बता रहे हैं आंकड़ा, वो अभी फाइनल राउंड की बात है और लेटेस्ट आप बता रहे हैं 50,000 का मार्जिन कम नहीं होता, तो ये स्पष्ट संकेत लग रहे हैं कि वो हार सकती हैं। लेकिन अभी कितने राउंड का चुनाव हो रहा है ये आपने नहीं बताया। जितने एक्चुअली लास्ट राउंड तक भी ऊपर नीचे होती है, आंकड़ों की बात है जहां तक। लेकिन जो जिस तरह से ये अभी ट्रेंड चल रहा है, जो विजय जी बोल रहे थे, मुझे लगता है कि 2-2:30 बजे के बाद एक तस्वीर जो है थोड़ी सा स्थायित्व आएगी पूरी तस्वीर में, पूरे इलेक्शन की तस्वीर में। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल देखिए, देश की तस्वीर देखे। लेकिन कुमार राकेश जी, अमेठी में राहुल गांधी नहीं है, ऐसा लग रहा था कि ये मामला एक तरफा हो जाएगा, वो एक तरफा तो दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसकी क्या वजह आप देख पा रहे हैं? जो काम यूपी में हुआ है, यूपी का पूरा समीकरण, भाजपा के पक्ष में जो एक्सपेक्टेशन था, जो अपेक्षाएं थी, वो ये दोनों ने मिलकर के उसको कहीं न कहीं गड़बड़ाया। तो इस सत्य को तो स्वीकार किया जा सकता हो, स्वीकार नहीं कर सकते, उससे हम बच नहीं सकते उस सत्य से। जो जहां हम 70 का अपेक्षा कर रहे थे लोग बीजेपी प्लस में होगा, वहां 40-45 की भी बात नहीं बन पा रही है। तो ये एक मुद्दा है भाजपा के लिए, आप चिंतन का विषय है, चिंतन मनन का विषय है। राजस्थान का आंकड़ा, बिहार में भी जिस तरह से हुआ है, तो ये जो 3-4 राज्यों के करीब 6 राज्यों, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में एक्सपेक्टेड था 6-4 का था, लेकिन राजस्थान में 10 सीटों का डिफरेंस हो जाए, ये अनपेक्षित था भाजपा के रणनीतिकारों के लिए भी। और भी विजय जी, खास करके जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनके लिए भी। तो कहा जाए, ये जो समीकरण है, खासकर यूपी का जो झटका है, बहुत जोर का झटका धीरे से लगा है भाजपा को। इसमें तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा, सच कारण क्या है, क्या रहा क्या नहीं रहा, जातिगत समीकरण रहा, राम मंदिर वहां है, और राम मंदिर को नहीं बना पाए, किस तरह से नहीं चल पाया, और फिर आरक्षण का मामला है। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं तमाम जो एग्जिट पोल में, तो एग्जिट पोल का सब यूपी में आके सब एग्जिट पोल जो है डगमगा गए हैं। बाकी हर एक राज्यों के मिला जुला के समीकरण ठीक है, 2-4-5 सीटों का डिफरेंस है। लेकिन हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार में भी करीब करीब आंकड़े सही जा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन दक्षिण में उनका अपेक्षित था, तो लोग 60-65, मेरा आकलन था 65 to 70 कांग्रेस जाएगी। 20-15 का डिफरेंस है। मैंने 23 तारीख को ही कई चैनलों में कहा था 326 से 30 का आंकड़ा था, एनडीए और बीजेपी मिला के। लोग बोल रहे थे 370, हमने कहा नहीं आएगा, 400 पार, मैंने कहा नहीं आएगा। मैंने पहले ही इस बात को, रिकॉर्डेड तथ्य है, वो मैंने कहा था। ठीक है, आप विजय जी आपका रुख करूंगी कि देखिए, उत्तर प्रदेश में युवाओं की गारंटी, न्याय की गारंटी काम कर रही है। 2 लड़कों की जोड़ी जिस तरह से कहा जा रहा था, वो भी असर कर रहा है कहीं ना कहीं। आप लोगों के तमाम दावे थे, 79 सीट्स पर जीत के दावे थे, असर नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। लेकिन वहां जो जोड़ी है ना, वो बांटने वाला काम कर रही है। ठीक है, कुमार राकेश जी आएंगे आपके पास। आरपी विजय से सवाल था, ये इसके लिए सोचने की बात है, जातिगत आधार पे। हाँ, अखिलेश यादव, ठीक है, कुमार राकेश जी आपको आवाज आ रही है हमारी? कांग्रेस पहले से बेहतर की है। अजय, जहाँ एक कुमार राकेश जी आप सुन पा रहे हैं क्या हमको? आप आएंगे आपके पास। आरपी विजय जी, रायबरेली और अमेठी में जिस तरह से रहा है, एक ट्रेंड रहा है, तो वो उसके लिए तो कांग्रेस की सराहना की जाना चाहिए कि चलो ठीक रहा है। जैसे कि ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी, पहला ट्रेंड आपके पास फिर से लौटूंगी, वो भी एक अनपेक्षित था। तो आरपी विजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आरपी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। तो लगातार देखा जा रहा है कि जो इस वक्त जो विपक्षी गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। 2 लड़कों की जोड़ी, युवाओं की गारंटी, न्याय की गारंटी साफ तौर पर असर करते हुए नजर आ रही है। आप लोग 79 सीट्स पर जीत के तमाम दावे कर रहे थे, लेकिन देखिए कि किस तरह से तब्दीली, किस तरह से स्थिति अमेठी में, जहां पर बड़ी जीत के दावे स्मृति ईरानी कर रही थी, और लगातार जो कांग्रेस है वो ये बात कह रही थी कि अमेठी तो इस बार हम उसे छीन के ही रहेंगे। और देखिए इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब देखो, मेरा मानना है कि दोनों जो युवा की जोड़ी थी, इन्होंने झूठ बोल करके ये काम किया है, और डेफिनेटली जनता पे उनके पे विश्वास कर गई किसी भी कारण से। इन्होंने कहा था पहले तो कि ये संविधान को चेंज करेंगे और आरक्षण को हटाएंगे। ये मेरे को ऐसा लगता है कि जो हिंदी बेल्ट है, जहाँ हरियाणा है, चाहे राजस्थान है, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा काम कर गया।
और दूसरी चीज इन्होंने ये कहा था कि खटाखट 8,500 रुपए देंगे, 8,500 रुपए देंगे। उस तरीके की इन्होंने जो झूठे वायदे और घोषणाएं करी, वो कहीं ना कहीं जनता के दिल में कहीं बैठ गई। उनको ऐसा लगा कि डेफिनेटली ये होने वाला है। जबकि मैं आज फिर कहता हूँ, आज की तारीख में अगर उनकी गणना आप करेंगे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर आप गणना करेंगे तो एक इतना पैसा देंगे 57 लाख करोड़ रुपया। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का बजट भी होता है। तो इन लोगों को यही पता नहीं है इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है, किस तरीके से काम करती है। इन्होंने तो सिर्फ जनता को कैसे उनका वोट छीना जाए वो काम किया, वो वादे किए। वादे तो आप लोगों ने भी खूब किए थे, वादे तो आप लोगों ने भी खूब किए थे आरपी जी। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊं, समय निकलता जा रहा है, 2 बजे तक हमको पता पड़ जाएगा सरकार किसकी बनेगी। सरकार तो 100% बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, एनडीए की बनने वाली है। बट अब बीजेपी पहले वाले को कवर करेगी नहीं करेगी, एनडीए पहले वाले को कवर करेगी नहीं करेगी, वाकई ये सवाल तो है। लेकिन सवाल ये भी, क्या वाकई जो अभी स्थिति है बीजेपी इस स्थिति को बचा पाएगी, एनडीए इस स्थिति को बचा पाएगी? कहीं ऐसा नहीं हो कि 2 बजे तक या 3 बजे तक कुछ आंकड़े ऐसे आ जाए जहां पर उलटफेर हो जाए। और जिस तरह से अनुभव चरण जी, आप लोग ने इंडिया गठबंधन की बैठक में दावा किया था कि 295 सीटें से एक कम नहीं आएंगी, बेहतर परफॉर्मेंस है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अभी वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही है जिसके चलते आप सरकार बना पा रहे हैं। सबसे पहले आपको, आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। आपकी बधाई को मैं पूरी विनम्रता से स्वीकारता हूं। और मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि चंपा के सारे फूल चमेली की एक कली, चंपा के सारे फूल चमेली की एक कली, मूरख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी, एक घड़ी में कहानी। लेकिन मैंने उस साथ में एक लाइन और जोड़ी थी, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कि आप सरकार बना पा रहे हैं। बस एक घड़ी रुकिए, वही मैं कह रहा हूँ, चमेली की पूरी कली, एक घड़ी रुकिए, अभी स्थिति आपको बदलती हुई दिखेगी। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और वो पीछे थे कुछ देर के लिए, अभी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो तक पीछे हो गए, तो इससे दिखता है कि उनकी गढ़ में भी कितना आक्रोश है और ये आक्रोश धीरे धीरे बाहर आएगा। अभी मैं भाजपा के साथी प्रवक्ता आपकी विजय जी को सुन रहा था, लेकिन कुछ आंकड़ों की अगर बात कर लूं, पिछले 1 घंटे से अगर आप देखेंगे तो जो आंकड़े थे वो कम होते जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के, और एनडीए गठबंधन के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कुछ घंटे से पहले अगर आप देखेंगे, इसमें आधा 1 घंटा शामिल है, जिसमें बीजेपी एनडीए लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए 5,000 से कम मार्जिन वाली सीट की अगर आप बात करेंगे तो हालांकि बदल रही है, कुछ 10 से 20 बनी हुई है। आप 25,000, 50,000, 1 लाख की सीट की मार्जिन वाली टैली देखेंगे तो एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात करें तो लगभग आसपास बनी हुई है। कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही है। मेरा ऐसा समझना है कि 1-2 घंटे में और बेहतर तस्वीर हमारे सामने आएगी, लेकिन इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते कि पश्चिम बंगाल में इनकी सीट कम हो रही है, हरियाणा में ये जा रहे हैं, महाराष्ट्र में ये जिस प्रकार की हालत है 40 पता नहीं लाएंगे, यूपी में पहली बार जब इनने चुनाव लहर तो 73 लाई थी, उसके बाद 2019 में 64 लाई और इस बार 40 भी नहीं छूने वाले हैं। बिहार में हार रहे हैं। इनको सिर्फ मध्य प्रदेश में जो बढ़त मिल रही है स्पष्ट रूप से वो एक इनके लिए जरूर सार्थक साबित हो रही है, लेकिन वो भी बदल सकती है। जहां तक गठबंधन की बात है तो तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार के बगैर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बगैर ये सरकार नहीं बना पाएंगे। और नीतीश कुमार जो मुझे लगता है आपने इन दोनों के नाम लेके इशारा कर दिया है कि अगर कुछ इसी तरह की स्थिति होगी तो इनको आप अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी। कुमार राकेश जी, हालांकि मुझे लगता है कुछ घंटे बाद चर्चा करेंगे इस पर भी कि अगर ये स्थिति रहेगी तो कौन पाला बदल सकता है, इस पर भी जरूर चर्चा होगी कि अगर आंकड़ों में एनडीए की सरकार बन रही है लेकिन क्या वाकई में एनडीए की सरकार बन पाएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुमार राकेश जी, देखिए इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगर कहें 2014 के मुकाबले 2019 में कमजोर हुई, उसके बाद फिर 2024 में और कमजोर हो रही है। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने कम से कम बसपा को अलग रखकर कम से कम अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, लेकिन ऐसा लग रहा है बसपा अलग होने से नुकसान बीजेपी को हुआ। आपने नुकसान है दिख रहा है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अनुभव जी के मुझे बात पे आश्चर्य हो रहा है कि जो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार लड़े हैं, कारण नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता। उन्होंने सिर्फ उनका जिक्र किया है कि बीएसपी को बी पार्टी भी कहा जा रहा था भागीरथ, और इन सबके बीच लगातार आपने कहा कि दोनों समर्थक दल हैं बनेंगे, लेकिन वो बात बिल्कुल अलग है।
ये इनको भी पता है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन नैरेटिव दिया 295 का। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 400 पार का नैरेटिव दिया। एक साइकोलॉजिकल वार था और कहते हैं युद्ध में सब कुछ जायज है, उस जायज के तहत उन्होंने ऐसा किया। मुझे ऐसा लगता है, मेरा आकलन है, मैं पहले कभी नहीं, मैंने भी टीवी पे कभी नहीं बोला कि 400 पार आएगा, 370 पार आएगा। मेरा आकलन 325 से 30 का था एनडीए मिला करके। मुझे लगता है वो कहीं कहीं टैली कर सकता है आज की स्थिति में। लेकिन हाँ, यूपी का समीकरण, यूपी का जो रिजल्ट है सबके लिए चौंकाने वाला है। वो बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए और कांग्रेस के लिए भी, सिवाय सपा के बोलते थे कुमार राकेश जी, जिस तरह से मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट की बात अगर हम करते हैं तो जब 200 रैलियां हुई थी तो केक काटा गया था। जब 200 रैलियां किए थे पीएम मोदी तो फिर केक काटा गया था। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मिलकर के मैनेजमेंट भी बेहतर किया गया। जो पुरानी जो पार्टियां थी, एनडीए के साथियों को वापस लाने की भी जो पूरी कवायद है वो भी हमने देखी, जेडीयू, आरएलडी यूपी में, और इसके साथ ही और भी जो तमाम दल है, टीडीपी आंध्र प्रदेश में और जनसेना पार्टी, ये बताता है कि पूरा मैनेजमेंट बीजेपी का बेहतर था और बीजेपी इसी के साथ कोशिश भी कर रही थी। और 400 पार के जिस तरह से नारे थे, हमने ये भी देखा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई ये 400 पार के हमारे नारे नहीं है, ये 400 पार जनता ने तय किया है, जनता ही हमें बैठाएगी कुर्सी पर, देश की सत्ता की कुर्सी पर, और 400 पार आंकड़े पार भी कराएगी। लेकिन स्थितियां 400 पार के, अभी 300 के आंकड़े भी एनडीए पूरा गठबंधन के साथ मिलकर के नहीं छुपाया। यानी कि जिस तरह से 2019 के बाद 2024 में बदलती हुई, बेहद बदलती हुई तस्वीरों की बात की जा रही थी, वो देखा नहीं जा रहा है। राकेश जी, ठीक है, लगता है राकेश जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही। आरपी विजय जी, आप किस तरह से, टूट रही है, ठीक है आएंगे आपके पास। आरपी विजय जी, ठीक है, आरपी विजय जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप लोग ने कोशिश की, बसपा को, ऐसा माना जा रहा था कि बसपा को गठबंधन में शामिल नहीं होने की वजह से बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी, बीजेपी इसमें सफल हो गई। लेकिन ये जो गठबंधन था, ये सपा का और कांग्रेस का, हमने विधानसभा चुनाव में देख चुका था, ये सफल साबित नहीं हुआ। इस बार ऐसा माना जा रहा था लोकसभा में सफल साबित नहीं होगा, लेकिन कमाल कर रहा है ये गठबंधन, बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है आपको। हाँ नहीं, देखो मैं आपको बात बताता हूँ, डेफिनेटली अभी की स्थिति से तो ये लग रहा है कि हमको नुकसान हो रहा है और ये नुकसान का हम जायजा लेंगे कि क्यों हो रहा है। बट मैंने आपको बताया ना कि झूठे वादे कर करके और झूठी बातें करके इन्होंने जनता को भ्रमित किया है और जनता को भ्रमित करके ये वोट शायद गेन किया है। तो डेफिनेटली ये मैं आपको बताया था, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे को लगता है, मैं ये नहीं कर रहा, मैं पार्टी की तरफ से भी नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो वादा इन्होंने किया था कि ये संविधान को चेंज करके आरक्षण को खत्म करेंगे, वो डेफिनेटली हमको शायद कहीं हर्ट कर गया हो, ऐसा हो सकता है, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज इन्होंने कहा था, जिस तरीके के झूठे वादे किए थे, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि राजस्थान के अंदर जब इलेक्शन हुआ था 3 वादे करके गए थे कि हम जितने भी किसानों का लोन है वो सब माफ कर देंगे 10 दिन के अंदर। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है कि पुराने वादे, राजस्थान में आप लोग की सरकार है विधानसभा में, लेकिन उसका भी जादू नहीं चल पाया, वहां पर अच्छी खासी आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे दर्शकों को ये बड़ी खबर बता रहे हैं गुड़गांव से, जहां पर राज बब्बर आगे हैं तो राव इंद्रजीत पीछे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो गुड़गांव से राज बब्बर आगे हैं तो राव इंद्रजीत पीछे है। करनाल से मनोहर लाल 1,25,000 वोटों से आगे हैं। कांग्रेस से कुमारी शैलजा करीब 1 लाख वोटों से आगे हैं। तो स्मृति ईरानी 50,000 वोटों से पीछे चल रही है अमेठी में। तो वहीं पीएम मोदी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, 75,000 से ज्यादा से यहां पर मतों से बढ़त बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन वाकई यहां पर बीजेपी के लिए झटका, क्योंकि अमेठी में यहां पर दूसरी बार स्मृति ईरानी जीतते हुए दिखाई नहीं दे रही है। 50,000 वोटों के पीछे चल रही है, एक अच्छा खासा फासला है। हालांकि अभी देखना होगा और कितने राउंड बचते हैं और क्या ये फासला यहां पर पाट पाती है स्मृति ईरानी। तो लगातार तस्वीरें बदल रही हैं, टैली भी लगातार बदल रही है और आप देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो भी बदल रहे हैं। तो सीधा रुख करूंगी अनवर चरण शुक्ला आपका। करनाल से मनोहर लाल 1,25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये आंकड़े, ये ब्रेकिंग्स लगातार सामने आ रही है और टैली भी लगातार स्वदेश न्यूज के जो टीवी स्क्रीन है उस पर चलती हुई नजर आ रही होगी आप सभी को। लगातार ये टैली भी बदल रही है। स्मृति ईरानी 50,000 वोटों से पीछे चल रही है, यानी कि अब से कुछ ही वक्त बाद जो और भी बेहतर तस्वीरें हैं वो सामने आ जाएंगी। गुड़गांव से राज बब्बर आगे हैं, राव इंद्रजीत पीछे, करनाल से मनोहर लाल 1,25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो सीधे चलिए फिर से एक बार चर्चाओं का रुख करेंगे। अनुभव चरण शुक्ल,
अनुभव चरण शुक्ल लगातार हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं और जिस तरह से आरपी विजय जी अभी तमाम बातें कह रहे थे अपनी सरकार को लेकर के और विपक्षी जो दल है उन्हें लेकर के भी तमाम तरह के उनके बयान सामने थे और जो नेता हैं उनके बयान भी लगातार सामने आ रहे थे। अनुभव जी, लगातार देखा गया कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय होता है और पूरा फोकस जो केंद्र सरकार का है वो उत्तर प्रदेश में ही था, और ऐसे में क्या कुछ स्थितियां, क्योंकि आप लोग तो उत्तर प्रदेश में कमाल कर गए, बिल्कुल युवाओं की जोड़ी जो है वो आप लोगों की कमाल कर गई, जबकि ये लोग आपकी न्याय यात्रा पर बड़े सवाल खड़े कर रहे थे कि इनकी जो न्याय यात्रा है उसका कुछ असर नहीं देखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा भी था कि जब आपकी न्याय यात्रा पहुंची थी तो उसके बाद जो तमाम आपकी पार्टी के नेता हैं वो दल बदल कर रहे थे, लेकिन आपकी न्याय यात्रा, युवाओं की गारंटी, 2 लड़कों की जोड़ी, न्याय की गारंटी, सब कुछ कमाल करती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अपनी बात रखने से पहले आरपी विजय जी जो कुछ झूठ बोल के अभी बातें कह रहे थे उनका स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि ज्योति मिर्धा का इनने नाम सुना है कि नहीं। ज्योति मिर्धा ने क्या कहा था, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्योंकि ये विषय नहीं है इसलिए मैं इस पे बहुत गहराई में नहीं जाता। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था कि हम संविधान बदलेंगे इसलिए हमको बहुमत चाहिए। ये किस आधार पे कह रहे हैं कि हमने झूठ कहा? झूठ तो आप कहते हो साहब, 15 लाख आएंगे, काला धन वापस आएगा, 100 दिन में महंगाई कम होगी। कोई एक चीज बता दीजिए जो 10 साल में सस्ती हुई हो, कोई एक चीज बता दीजिए। बातों को बार बार रिपीट करने से नहीं होता। दूसरी बात, कितने आ गए हैं इसलिए बार बार 2014 की चीजों को आरपी विजय जी कांटा छोटा हो तो भी चुभता है, एक चिंगारी से जंगल में आग लग जाती है। धीरज रखिए, जवाब सुन लीजिए। जब आपके अंदर धीरज जो खत्म हो रहा है, ये आपके रुझान जो आ रहे हैं ना, आपके फेवर में दिख रहे हैं, ये सारी बातें बाहर आ रही हैं। मैं अपनी बातों पे वापस आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता जरूर जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नितिन गडकरी जी हो, अमित शाह जी हो, लेकिन और तमाम बड़े नेता हो, संजीव बालियान हो, मेनका गांधी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ये तमाम नेता अभी डगमगाने की गाड़ी डगमगा रही है। और ये जो धीरज रखिए। ठीक है आरपी जी आपके पास भी आएंगे इस वक्त ठीक है, आगे आएंगे आपके पास। अनुभव जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन सीधा रुक करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी तनु बालियान। तनु, देखिए दिल्ली अगर देखें वहां पर 7 सीटें पिछले बार भी 2019 में बीजेपी के हिस्से में थी, इस बार भी 7 की 7 सीटें यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। क्या कुछ आपको जो स्थिति सामने आ रही है इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, या फिर ये मान के चले इस बार भी बीजेपी की 7 सीटें यहां पर दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है? और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल आगे चल रहे हैं, ईस्ट दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा आगे चल रहे हैं, नई दिल्ली में बांसुरी स्वराज जो डे 1 से लग रहा था, हालांकि ये एक ऐसी सीट थी जहां पर फाइट बिल्कुल भी नहीं थी, वहां पर बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी की अगर बात की जाए तो कन्हैया कुमार को जब उतारा था कांग्रेस ने तो लग रहा था कि इस सीट पर फाइट होगी, लेकिन आज बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है। जिस तरीके से हम भी ग्राउंड 0 पर लगातार मौजूद थे और कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार वाली जो सीट थी उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा था और जो तमाम न्यूज चैनल के जो पत्रकार थे कि ये वाली सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन अभी तक जो कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई है वो साफ ये दर्शाती है कि अरविंद केजरीवाल का यानी कि आम आदमी पार्टी का जो विक्टिम कार्ड था वो नहीं चला दिल्ली में, और बीजेपी जो है वो परचम लहराती हुई नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी बहुत देर में और भी जो तस्वीरें है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन अब तक का अगर आप पूरा भागीरथ जी देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल तैयार है परचम लहराने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस मुख्यालय में एक तालियां वहां पर बजाई जा रही है, काफी जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित दिख रहे हैं। और इसी बीच सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है वो प्रियंका गांधी से मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं काउंटिंग के दौरान ही। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, दोनों लोग पहुंचे, राहुल गांधी भी और सोनिया गांधी भी प्रियंका गांधी से पूछने के वहां पर पहुंचे हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। वही बीजेपी कार्यालय की जो तस्वीर सामने आ रही है वहां पर तो बिल्कुल ऐसा माहौल है कि वो तैयार बैठे हैं कि कब जो है वो फाइनल हो रिजल्ट और हम लोग लड्डू बांटे, क्योंकि आधी जगह तो ऐसी भी है बीजेपी कार्यालय के आसपास जहाँ लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल तरुण, देखिए अगर हम
एक मार्जिन का फासला देखें हम तो यहाँ पर चांदनी चौक की बात करें 23,000 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल। मनोज तिवारी 71,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांसुरी स्वराज 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। योगेंद्र चंदोलिया 92,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। भागीरथ, इसी बीच बड़ी खबर जहां दर्शकों का भरोसा स्वदेश न्यूज पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, तो रायसेन से आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं जहां स्वदेश न्यूज चैनल पर सबसे तेज नतीजे देखे जा रहे हैं और दर्शकों का भरोसा भी स्वदेश न्यूज पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के सबसे तेज नतीजे स्वदेश न्यूज पर। रायसेन के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मीडिया सेंटर में लोकसभा चुनाव के नतीजे देखते हुए सभी पत्रकार साथी एक साथ नजर आए स्वदेश न्यूज पर। तो रायसेन में जिस तरह से स्वदेश न्यूज पर लोगों ने अपना भरोसा दिखाया है, ये भी स्वदेश न्यूज के लिए और भी ज्यादा बेहतर आगे आने वाले वक्त में और साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां रायसेन के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मीडिया सेंटर में लोकसभा चुनाव के नतीजे देखते हुए सभी पत्रकार साथी स्वदेश न्यूज चैनल पर नजर आए हैं। बिल्कुल गरीबा, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों के अंदर ही स्वदेश न्यूज लगातार एक लोकप्रिय चैनल बन गया है और हर कोई इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि सत्यता के साथ, सटीक के साथ और बिल्कुल तुरंत ये खबर हम जनता तक पहुंचाते हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर सभी पत्रकार बंधु स्वदेश न्यूज के माध्यम से आज की जो मतगणना हो रही है उसके अपडेट्स देख रहे हैं, क्योंकि हम स्वदेश न्यूज में आज अपडेट्स दिखा रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग दिखा रहे हैं और पल पल की खबर दिखा रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीटों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता, दूसरे पार्टी के प्रवक्ता, उनके साथ भी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि स्वदेश न्यूज ने बहुत कम समय में देश में एक राष्ट्रीय अच्छे खासे राष्ट्रीय चैनल की पहचान बना ली है, क्योंकि जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई चैनल आते हैं, कई चैनल चले जाते हैं, लेकिन उस बीच में स्वदेश न्यूज चैनल ने लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार देश के कोने कोने में स्वदेश न्यूज को देखा जा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से चर्चाओं का रुख करेंगे। अनुभव जी, आपके पास से आना चाहूंगी क्योंकि लगातार तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही झूठ बोलने की बात आप लोगों को कही जा रही है, जबकि विपक्षी दल बीजेपी को झूठ बोलने की मशीन कहता था और ये लोग आपको ही कह रहे हैं कि लोग झूठ बोल के जनता का दिल जीत रहे हैं, क्योंकि ये लोग अगर कुछ कहते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि अगाध सत्य है और आप लोगों को झूठ बोलने वाली पार्टी कही जा रही है। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। इनके नेताओं को 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं वो तो पता नहीं है, अर्थव्यवस्था की क्या बात करेंगे। झूठ की बात करें तो आप भी अपने अंदर सब सच जानते हैं, पूरा देश ये सच जानता है कि इस देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास से हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश के सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हैं, अपने दल को लीड करते हैं झूठ पे, हर बात पे झूठ बोलते हैं मंगलसूत्र चुरा लेंगे, आपकी भैंस चुरा लेंगे, ये तमाम इस प्रकार की झूठे बातें करना इनको इसके अलावा आता क्या है। सच पे ये चुनाव लड़ नहीं सकते। ये चुनाव लड़ लें कि इनने कितनी स्मार्ट सिटी बनाई है, ये चुनाव लड़ लें कि कितने किसानों की आय दुगनी हुई है, ये चुनाव लड़ लें कि कितना काला धन वापस आया है, ये चुनाव लड़ लें कि कौन सी महंगाई कम हुई है, ये चुनाव लड़ लें कि 2 करोड़ रोजगार मिले। इस पे लड़ नहीं सकते तो माँ से मटन, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मस्जिद, माँ से मक्का, माँ से मदीना, इसके अलावा इनको आता क्या है। इस ध्रुवीकरण का ही नतीजा है कि आप लोग माँ से मुस्लिम आरक्षण, ये लोग आप लोगों पर भी आरोप लगाते हैं माँ से मुस्लिम आरक्षण। मैं इनको मेरा जवाब सुन लीजिए पहले। आरती विजय जी धीरज रखिए और जो उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब देने दीजिए। तेलुगु देशम पार्टी फिलहाल किसके साथ संगठन में है? तेलुगु देशम पार्टी किसके साथ संगठन में है? एनडीए के साथ। तेलुगु देशम पार्टी के नेता कौन है? चंद्रबाबू नायडू। क्या कहा है उनने? 4% मुसलमान आरक्षण देंगे। तो ये कह दें आज अभी खड़े होके, मैं आरपी विजय जी को चुनौती देता हूं कि कह दें कि ये समर्थन नहीं लेंगे तेलुगु देशम पार्टी से सरकार बनाने में। कह दें अगर इनको मुसलमान आरक्षण से इतनी आपत्ति है तो कह दें। नरेंद्र मोदी जी खुद अपने प्रचार प्रसार में इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैंने मुसलमानों को ओबीसी और SC ST का आरक्षण दिलाया। वो खुद कहते हैं। ठीक है अनुज जी, आएंगे आपके पास। इस वक्त एक प्रतिक्रिया सुना देते हैं आपको, जहां पर राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं इस रुझान को लेकर, सुनिए। जनता का आशीर्वाद है, जनता ने मन बना लिया कि ये बीजेपी झूठों की पार्टी है, जुमले देती है, ये झूठ बोलते हैं। हम बहकाव में आगे विधानसभा चुनाव में और हमने बड़ी गलती कर ली, इसलिए उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देकर के बहुमत से यहाँ से लोकसभा में भेजेंगे। ये सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लठ लेके गुवाड़ी करिए ईवीएम की, ऐसे थोड़ी है कोई। हमने पहरेदार भेजे हैं, छोटे हैं,
और पूरा चुनाव आयोग को छका के रखा है कि ये सही करिए, ये सही करिए, पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती करिए। तो हम सजग रहे हमारी पार्टियां। बिल्कुल, तो वाकई देखिए अगर राजस्थान की बात करें गरिमा, तो यहाँ पर 10 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो रहा है और ये एक ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी मान रही थी कि पिछले बार का जो इतिहास था फिर से उसको दोहराएंगे और बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन राजस्थान अगर नुकसान अगर इस बार हो रहा है तो उसमें राजस्थान एक बड़ी भागीदारी निभा रहा है, क्योंकि 10 सीट बड़ी बात होती है। और यहाँ पर जिस तरह से अगर देखें 25 सीट है, 25 सीटों में से सिर्फ अभी बीजेपी 14 पर आ गए है और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 11 पर आ गए। 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हरियाणा से ब्यूरो चीफ पंखिल वर्मा। पंखिल, अगर देखिए हरियाणा की हम बात करें तो यहां पर अभी जो स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ देर पहले यहां पर 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, 4 सीटों पर बीजेपी चल रही है, आप अपडेट भी बताइएगा। लेकिन आखिर बीजेपी को यहां पर इतना नुकसान क्यों हो रहा है? कि आप जानते हैं हरियाणा और पंजाब के मुद्दे तमाम तरीके से कहीं ना कहीं आपस में जुड़ते हैं और ऐसे में किसान आंदोलन का मुद्दा जो है एक अहम रोल जो है इस राजनीति के अंदर, इस इलेक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहा था, जिसके अंदर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को बहुत ज्यादा इससे फायदा मिला है। दूसरा, कई ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनकी वजह से हरियाणा के अंदर वोट कटने की बीजेपी की संभावना नजर आई। ग्राउंड पर कई ऐसे पोर्टल थे, कई ऐसी चीजें थी जिसके कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कई कार्य उनके जैसे तहसील है, निगम है, वहां पर नहीं हुआ करते थे और सुनवाई में भी कहीं ना कहीं एक गैप जो है वो नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं उसका नतीजा जो है अब आपको देखने को मिलेगा। और एक सबसे बड़ा कारण ये रहता था कि कांग्रेस की जो है गुटबाजी लगातार चलती रहती थी, वो गुटबाजी कहीं ना कहीं चुनावों के अंदर कम नजर आई और बड़े। लेकिन क्या जेजेपी से गठबंधन तोड़ना बीजेपी को यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इस कारण से? देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेजेपी के जहां से भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं वहां से उनको कुछ खास वोट नहीं पड़ रहे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में जब मंत्रिमंडल कमजोर हुआ तो इस मंत्रिमंडल के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के जो कदम थे वो डगमगाए और ऐसे में भाजपा को ये भी नजर आ रहा था कि जेजेपी का साथ कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसे में ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि अब आने वाले विधानसभा इलेक्शंस के अंदर, विधानसभा चुनावों के अंदर क्या कुछ नतीजे रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो स्थिति आपको लग रहा है इसमें कुछ और बदलाव हो सकता है? देखिए, अभी के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि 6 और 4 का जो है कयास लगाया जा रहा है। यानी कि 6 सीटों से कांग्रेस आगे चलती नजर आ रही है और 4 पर भाजपा नजर आ रही है। पर ये सिर्फ कयास है, ये सिर्फ आंकड़े हैं, किसी शाम को क्लियर हो जाएगी। पंकज, जिस तरह से देख रहे हैं कि तमाम बदलाव भी हुए थे हरियाणा में, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो चेहरा था हरियाणा में वो बदल दिया गया, तो क्या इन सभी चीजों का असर इस बार के परिणाम पर होता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल इन सभी चीजों का जो असर है वो इन चुनावों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक गद्दावर नेता को आपने देखा कि कई गद्दावर नेता जैसे अनिल विज रहे, उनको कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा जो है इस बार साइडलाइन कर दिया गया था। इस चीज से भी काफी लोग नाराज नजर आए और इसका इफेक्ट जो है आपको अंबाला की लोकसभा सीट पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि अनिल विज प्रचार बाकी देख लो, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है 6 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी। कुमार राकेश जी, देखिए हरियाणा ऐसा राज्य जहां पर ऐसा लग रहा था कि बीजेपी 10 की 10 सीटें फिर से जीत सकती है, जैसा पिछले बार 2019 में जीती थी। हरियाणा में नुकसान हो रहा है, तो क्या जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था उसका असर वाकई माना जाएगा कि हरियाणा में भी हुआ और नुकसान उसका हो रहा है हरियाणा में इसके चलते? किसान आंदोलन का कुछ न कुछ आंशिक प्रभाव वहां भी पड़ा है और पंजाब में भी पड़ा है। पंजाब में जो भी लोग गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ किसान आंदोलन के कई किसान नाराज तो मिले हैं, दिखे भी हैं। मेरी कई वहाँ के मीडिया मित्रों से बात हुई है। वो कारण तो है, हरियाणा में उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन अभी जो हरियाणा के जो संवाददाता बता रहे थे कि अनिल विज जैसे वरिष्ठ नेता को किनारे किया जाना एक उनका प्रभाव रहा है, उनका योगदान रहा है, उससे एक कैडर में नाराजगी का संदेश गया है। उसको उन्होंने भरपाई करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन वो पुराने वो संघ से जुड़े रहे हैं, भाजपा से जुड़े रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कोई ऐसी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया। लेकिन उसके ठीक है, समय कम है, आप लोगों का इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इसी बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह से ही मतदान की जो मतगणना है उसकी प्रक्रिया चल रही है और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में गणतंत्र में सबसे बड़ी बढ़त यहाँ पर मिली है। रुझानों में 31 सीटों पर टीएमसी आगे है। तो जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार कह रही थी कि ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कहीं से भी नहीं आने देंगे और साफ तौर पर असर भी नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने अपने गढ़ को बचाने में
सफलता हासिल की है और 31 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। तृणमूल कांग्रेस को अब तक की ये सबसे बड़ी बढ़त बताई जा रही है। तो लगातार अपडेट और आपको यहाँ बता पर रहे थे। बीजेपी को तकरीबन 7 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को 1 सीटें मिल रही है। जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि वो 25 से 27 सीटें जीत सकती है, बल्कि और नुकसान यहाँ पर बीजेपी को झेलना पड़ रहा है और इसका असर पूरे देश के जो लोकसभा चुनाव की सीटों पर है, आंकड़ों पर, उस पर दिखाई दे रहा है। और इसी बीच हमारे साथ प्रवक्ता है फरीद खान, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं टीएमसी के। और फरीद जी, ये बड़ी जीत मिल रही है, बड़ी बढ़त आप लोगों को। तो सबसे पहले स्वदेश न्यूज की तरफ से बधाई कि ममता बनर्जी ने अपने गढ़ को बचाने में जिस तरह से सफलता हासिल की है वो वाकई काबिले तारीफ है। और लगातार बीजेपी कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी का सफाया करेंगे, लेकिन कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है और आप लोगों को बड़ी बढ़त मिली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके माध्यम से जितने भी लोग देश में देखते हैं, स्वदेश टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे विश्वास को बनाए रखा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी उसी चीज पे कायम हूँ कि आप देखिए भागीरथ जी भी यहाँ पर मौजूद है, कि भागीरथ जी को भी याद होगा मैंने बिल्कुल फरीद खान जी, मुझे याद है आपने कहा था कि डबल सीट में नहीं जा पाएगी और यहाँ पर अभी 9-10 का आंकड़ा चल रहा है बीजेपी का। जी बिल्कुल, अभी आप ये देखिएगा कि ये डबल डिजिट पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग काम करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, ममता बनर्जी पे लोग विश्वास करते हैं। बल्कि ये कहना भी भूल नहीं होगा कि लोग मदर टेरेसा की तरह ममता बनर्जी को माँ ममता मानते हैं। तो उन्होंने जो काम किया है वो लोगों के दिलों में बसती है और लोगों को ये बताने की जरूरत अब नहीं रही कि ममता बनर्जी उनके लिए क्या है। इसीलिए लोगों ने अपना पूर्ण विश्वास ममता बनर्जी पर रखा है, पूरा पूर्ण विश्वास दिखा रहे हैं। इसीलिए हम लोग पहले दिन से कहते चले आ रहे थे कि जितनी भी आवाजें आए, जो भी एग्जिट पोल आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी जितनी सीटें बढ़ेंगी घटेंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और आपकी सीटें यहाँ पे लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि यहाँ पर अभी 31 सीटों पर आप आ गए, बीजेपी 10 सीटों पर, कांग्रेस 1 सीटों पर। पिछले बार यहाँ पर बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और टीएमसी ने 22 सीटें, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। और बीजेपी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ना चाह रही थी और ये भी कोशिश थी कि अगले बार जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर बीजेपी सरकार बनाने का एक रणनीति कर रही थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के फैसले के बाद बीजेपी को वाकई झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी जो लगातार बढ़ रही थी वो यहाँ पर फिर से कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन लगातार स्वदेश न्यूज पर हमारी तरफ से अपडेट जारी रहेगी, बड़ी खबर आपको दिखाएंगे और रुझान अब जिस तरह से परिणाम में बदलते जा रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे।